तो अपन ने कहा था टोटल अपने पास में 100 मार्क्स का पेपर है अकाउंट्स, जिसमें से 20 मार्क्स का आपके पास प्रैक्टिकल, 80 मार्क्स का आपके पास में रिटन एग्जाम होगा। उसके अंदर 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट बी और पार्ट सी में आपके पास चॉइस है। पार्ट सी किस चीज़ का है? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग स्कूल्स में पढ़ाई नहीं जाती है, इस वजह से आप पार्ट बी ही करते हैं सभी के सभी। तो पार्ट बी में क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स। क्लियर है यहाँ तक? और उसमें से एनपीओ कितने मार्क्स का मैंने बताया था आपके पास? एनपीओ 10 मार्क्स, पार्टनरशिप 30 मार्क्स, उसके बाद कंपनी अकाउंट्स 20 मार्क्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये अपन ने बात करी थी 20 मार्क्स। लेकिन मैंने कहा था ये 20 बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 20 में से ही क्या पूछा जाता है आपके पास? इवन जो क्वेश्चन हमारे पास इवन जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, जो प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का, उसके अंदर भी एक रिटन एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का रिटन होता है? 12 मार्क्स का रिटन होता है। 4 मार्क्स का आपके पास में प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है आपको, और आपको वाइवा देना पड़ेगा 4 मार्क्स। तो जो ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, इसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आएगा आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और एक क्वेश्चन आएगा आपके पास अकाउंटिंग रेशियोज का। ये दोनों ही जो चैप्टर हैं वो आपके पास लास्ट वाली बुक में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पास रिटन एग्जाम इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। तो सेम चीज 2 बार रिपीट होगी, तो मार्क्स आपको एक चीज के 2 जगह मिलेंगे। तो इसलिए मैंने कहा था लास्ट बुक 40 मार्क्स की हो जाती है एज कंपेयर कि हम कहें 20 मार्क्स। अब सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 30 मार्क्स का है, पहले ये 35 मार्क्स का हुआ करता था, और ये कंपनी आपके पास 25 मार्क्स की होती थी। लेकिन ये एनपीओ नहीं था। ये एनपीओ अगर मैं बात करूं तो लास्ट हमारा वाला बैच था 2011 बैच, जिसके अंदर ये एनपीओ था 12th क्लास में। फिर बीच में से कुछ साल इसको गायब कर दिया, और जब मैंने दोबारा से पढ़ाना चालू किया तब ये फिर दोबारा से एनपीओ आ गया। तो इसका रिलेशन कुछ ऐसा सा। तो 10 मार्क्स कहाँ से कम कर दी? 5 नंबर यहाँ से कम करके, और 5 नंबर यहाँ से कम कर दी, और 10 मार्क्स का एनपीओ डाल दी। मैंने आपको बताया था मुझे सिर्फ 15 दिन चाहिए मैक्सिमम, बाकी तो 10 दिन चाहिए, बट 15 डेज मैक्सिमम के अंदर ये 10 नंबर 101% सारे बच्चों के दिलवा सकता हूँ। ये चैप्टर इतना आसान चैप्टर है, स्कूल में थोड़ा मुश्किल लगेगा आप लोगों को, लेकिन मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ बहुत सिंपल चैप्टर है, इतना मजेदार चैप्टर है। 4 टॉपिक में ब्रेक करो, अलग अलग टुकड़ों में पढ़ो। कभी भी एकदम से हम पढ़ते हैं ना तो कोई चीज समझ में नहीं आती, तो ये आपके पास बहुत आसान चैप्टर है। फिर मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप के अंदर सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। पार्टनरशिप एक तरफ और बाकी सारा सिलेबस एक तरफ, एक तरीके से कह सकते हैं। बट मैं जिस हिसाब से पार्टनरशिप पढ़ाता हूँ ये बहुत आसान होने वाला है। मैंने आपको बताया स्कूल में चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, चेंज इन पीएसआर में कुछ बताएंगे, फिर एडमिशन में फिर वही चीजें रिपीट करेंगे, फिर रिटायरमेंट में फिर वही चीजें रिपीट करेंगे, डेथ में फिर वही चीजें रिपीट करेंगे। और बच्चा ये सोचता रहेगा वहां क्या करते थे, यहाँ क्या कर रहे हैं, अगले में क्या करेंगे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन का पता नहीं है ना, वही वाली बात है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन अवॉइड करने का तरीका क्या होता है? एक ट्रीटमेंट को एक बार पढ़ लो। ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे पार्टनरशिप का, गुडविल का, तो हर जगह गुडविल का वही ट्रीटमेंट होगा, कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर कहीं चेंज होता है तो वो भी एक ही जगह लिख लेंगे कि अच्छा इस वाले चैप्टर में ये छोटा सा चेंज है। तो उससे क्या होगा? एक ही चीज को सिर्फ 4 पेजेस, मतलब 2 पेजेस के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं पार्टनरशिप के। तो आपको ये बात समझ में आएगी जैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब आप लोगों के बाद हमने ये स्टार्ट कर लिया था, फिर मैंने कहा था इसमें लास्ट में डिसोल्यूशन, वो एक सेपरेट चैप्टर, बहुत मजेदार चैप्टर है, इजी चैप्टर, कंपनी और फाइनेंस। और उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप। तो सबसे पहले अपन ने जब पार्टनरशिप को स्टार्ट किया, ये देखो ये अपन ने पढ़ा था, ये सब तो बेसिक पढ़ा था अपन ने। इसके बाद में ये सारा भी बेसिक ही पढ़ा था, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ये सब चीज़ें समझाई थी मैंने। उसके बाद मैंने ये बताया था आपको, जो कि मैंने अभी बता दिया, अकाउंट्स का पेपर 100 मार्क्स का, ये सारा मैं रिवाइज करा चुका हूँ। इसके बाद मैंने आपको स्टार्ट किया पार्टनरशिप क्या होती है। तो हमने कहा पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच रिलेशन है। इसी का फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक बनाया, दैट इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। मुझे बताओ एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन की अगर बात करें तो मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने?
50 की रेस्ट्रिक्शन कौन से एक्ट ने लगाई कि 50 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते? कंपनीज एक्ट 2013 ने ध्यान रखना। बच्चा कंफ्यूजन होता है बच्चे को किस बात का, कि क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप, इस पर कौन सा एक्ट लग रहा होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट ऐसा नहीं है। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 50 से ज्यादा पार्टनर होंगे तो वो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट का हमने रिलेशन है लोगों के बीच, कैसे लोगों के बीच, जिन्होंने क्या किया हो, एग्री किया हो, हु हैव एग्रीड, जिन्होंने कस्में खाई हैं। क्लियर है, हु हैव एग्रीड, एग्रीड से क्या बना, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कैसे बनती है, एग्रीमेंट से बनती है। क्या पार्टनरशिप बनाने के लिए किसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है? नहीं, ऑप्शनल होता है। क्या होगा आपके पास, पार्टनरशिप बनाने के लिए किसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल है, करवाना चाहो तो करवा सकते बट जरूरी नहीं है। दूसरी बात करिए अपन ने कहा कि पार्टनरशिप इसी में एक पॉइंट पढ़ा, क्या पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी है? बताओ जरा, एक पॉइंट ये भी पढ़ा था अपन ने, क्या पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो कैसे, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मैंने कल एक एग्जांपल लिया था, दो पार्टनर है ए और बी, 7:3 में, लोन का अमाउंट ले रखा है उन्होंने, फर्म ने लोन ले रखा है कितने का, 10 लाख रुपए का। तो यहां पर बी क्या ये कह सकता है मेरा तो शेयर बस 3 लाख का, मैं 3 लाख रुपए ही दूंगा? नहीं, उसको पूरे 10 लाख रुपए पड़ेंगे, यहाँ पे दे नहीं पड़ सकते हैं उसको, अगर ए ना पे करे तो। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने कहा था कि पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, ये एक मेजर ड्रॉबैक है पार्टनरशिप की फॉर्म में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब सोलो प्रोप्राइटर में थे तो हमारा बिजनेस छोटा था, थोड़ा हम बड़े हुए तो हमने सोचा पार्टनरशिप बनाए, बट पार्टनरशिप में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और कंपनी की फॉर्म में अगर हम बिजनेस करना चाहें तो उसके लिए कंप्लायंस वर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो भी हम नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या देखा कि ऐसे लोगों के लिए जो ना तो बहुत छोटे हैं और ना ही बहुत बड़े हैं, मतलब पार्टनरशिप बनाने से डर रहे हैं और कंपनी बनाने के लायक बड़े हैं नहीं, तो उनको एक ऑल्टरनेट फॉर्म दिया था, कौन सा, लिमिटेड लायबिलिटी। उसमें आ गई थी बात, एलएलपी क्या होती है। तो एलएलपी एक दोनों के बीच का ऑप्शन निकाला गया था, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का। मींस पार्टनरशिप जैसे तो डॉक्यूमेंटेशन, और कंपनी के जैसे लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। क्लियर है? फिर अपन ने बात करी हुआ एग्रीड से एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कैसे बनता है, एग्रीमेंट से बनती है, ये स्टेटस से नहीं बनती। स्टेटस से क्या बनता है, एचयूएफ, जैसे चाइल्ड होता है, बर्थ फैमिली बनती है, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपके पास में एचयूएफ क्रिएट हो जाती है, कहीं पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाने की, कुछ एग्रीमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट जब पार्टनरशिप बनाते हैं तो एग्रीमेंट करना जरूरी है। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटन ही जरूरी है या ओरल से भी काम चल सकता है? ओरल से भी काम चल सकता है। और जो रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच, उसी को अपन क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स व्हिच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। हमने कहा एग्रीमेंट किस बात का, टू शेयर द प्रॉफिट्स। यहाँ पे लॉस वर्ड नहीं है, हमने कहा था वाइफ सिर्फ सुख में साथ देती है, दुख में साथ नहीं देती, मतलब सिर्फ प्रॉफिट वर्ड है, लॉस वर्ड यहाँ पर नहीं। क्लियर है? तो हमने क्या कहा था कि ये तो जरूरी है कि सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को शेयर करेंगे ही करेंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स आपस में लॉस को भी शेयर करें। क्या किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है लॉस शेयर करने से? यस। क्या किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं? यस। जब पार्टनरशिप डीड में आपने पहले से एग्रीमेंट करके लिखा हुआ है दैट अ पर्टिकुलर पार्टनर और पार्टनर्स मे नॉट बियर द लॉसेस ऑफ द फर्म। क्लियर है? ये भी एक नंबर का क्वेश्चन था। अगला आ गया प्रॉफिट किस चीज का, ऑफ अ बिजनेस। तो हमने कहा था बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। क्या बैंक को लूटने के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं? नहीं। क्या स्मगलिंग करने के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं? नहीं। क्या समाज सेवा करने के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं? नहीं। एज इट इज आता है ना, सेम चीज डेली आदत पड़ी हुई है, नींदों में यही बोलेंगे, क्या करें, है ना। फिर अपन ने इसी में बात करी समाज सेवा वाली एक्टिविटी, मतलब जो ऐसी एक्टिविटी जो चैरिटेबल एक्टिविटीज होती है, जिनका पर्पस, जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, क्या हम उनको बिजनेस मानते हैं या बिजनेस ही नहीं मानते? बिजनेस। तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी क्या है कि एक तो बिजनेस हो और उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो, प्रॉफिट कमाना। क्या ये बात समझ में आ गई? हमने कहा वो बिजनेस को चलाएंगे कौन, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम,
मैंने बताया था घर पे जैसे क्या तो पापा की चलती है तो मम्मी की, या तो मिलीजुली सरकार चलती है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ पार्टनर्स मिलके चला सकते हैं या तो सारे पार्टनर्स चला सकते हैं। क्लियर है? तो हमने कहा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन किसने दी? सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये बताया था, जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है ना, इसको अपन म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। और एक पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यही 5th पॉइंट है, बट 12th क्लास में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस कुछ भी है ही नहीं। 12th क्लास में टीचर्स फोकस करते ही नहीं है इस पॉइंट पर, वहां पे वो प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम चेक करना चाहें कि दो लोगों के बीच पार्टनरशिप है या पार्टनरशिप नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके पास? म्यूचुअल एजेंसी। सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने से दो लोग पार्टनर नहीं बनते हैं, उनके बीच क्या होनी चाहिए? म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? एक दूसरे के एजेंट होने चाहिए। एक दूसरे के एजेंट होने का मतलब क्या होता है? एक ने कोई डिसीजन लिया तो उससे वो दूसरा भी पार्टनर बाइंड होना चाहिए, और दूसरा कोई डिसीजन ले रहा है तो ये वाला पार्टनर भी उससे बाइंड हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इस बात में? जैसे कोई डाउट यहाँ तक? फिर मैंने आपको क्या बताई? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप हो गई थी पहली, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस, मिनिमम पार्टनर्स 2, रेस्ट्रिक्शन कंपनीज एक्ट 2013 ने। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक एग्रीमेंट। पार्टनरशिप किससे बनती है? एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ा? प्रॉफिट शेयरिंग। ये तो जरूरी है कि सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करें, बट ये जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स लॉस शेयर करें। क्या किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है लॉस शेयर करने से? यस। कब? जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तब। ठीक है। इसके बाद अपन ने बात करी प्रॉफिट शेयरिंग के बाद, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बिजनेस। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, और चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। इस पर एक क्वेश्चन भी बताया था, 8 डॉक्टर ने अपन लोग मिलकर सोचें कि फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या पार्टनरशिप बनानी चाहिए अपने को? बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और लास्ट पॉइंट, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट या म्यूचुअल एजेंसी। एक पार्टनर खुद के लिए जो डिसीजन लेता है तो प्रिंसिपल बेसिस पे लेता है, और अपने डिसीजन से बाकी पार्टनर्स को भी बाइंड करता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। A partner acts as a principal for himself and as an agent for other partners. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इसके बाद मैंने कल आपको राइट्स ऑफ पार्टनर बताए थे, लिखवाए नहीं थे। राइट्स ऑफ पार्टनर लिखवाऊंगा मैं आज भी नहीं। ठीक है, राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर क्या थे अपने पास में? तो अपन ने क्या कहा? राइट्स कितने पढ़े थे? रफली लिखता हूं मैं आज। राइट्स ऑफ अ पार्टनर अपन ने कहा था बेसिक राइट्स तो अपन पढ़ ही नहीं रहे हैं। बेसिक तो कोई भी सबको समझ में आता है कि पार्टनर का जो राइट है वो सब समझ में आ रहा है कि पार्ट बिजनेस में जाएगा, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उससे पूछा जाएगा, वो सब चीजें नॉर्मल है। मैंने आपको 5 राइट बताए थे। पहला राइट क्या बताया था कि अगर मान लो हम लोग पार्टनर हैं और मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं बिजनेस में रेगुलरली विजिट करता नहीं होऊंगा। क्या मैं कभी कभार विजिट करता हूँ बिजनेस में? और उस दिन जिस दिन विजिट कर रहा हूँ मैं बिजनेस में गया, उस दिन क्या आप मेरे को बुक्स देखने से मना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो हमने क्या कहा था? राइट टू इंस्पेक्ट। वही बात है, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मत लिखना आज। एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, लिखवा दूंगा मैं बात। एंड हैव अ कॉपी, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाना है इस चक्कर। दूसरा अपन ने बात करी यहाँ पर, दूसरा राइट क्या था? राइट टू डिसअलाउ। क्या किसी पार्टनर को आने से रोक सकते हैं अपन? यस, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बात समझ में? क्या कहा था कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है पहले तो पार्टनर और कोई फोर्थ पार्टनर अगर आना चाहता है तो क्या दो लोग मना कर रहे हैं, सॉरी दो लोग हाँ कर रहे हैं और एक लोग मना कर रहे हैं, मतलब एक ने मना कर दिया, तो क्या उस पार्टनर का एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हर पार्टनर की कंसेंट जरूरी है। एक भी पार्टनर ने मना कर दिया कि इसको पार्टनर मत बनाओ तो फिर वो पार्टनर एडमिट नहीं। इवन मैं आपसे कहता हूं एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, एक्स अपने बेटे जेड को पार्टनर बनाना चाहता है बट वाई एग्री नहीं कर रहा है, तो बताओ क्या जेड पार्टनर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इवन अगर एक्स की डेथ हो जाए तो क्या तब भी अगर वाई नहीं चाहता तो इनहेरिटेंस, क्या ये पार्टनर बनेगा या पार्टनर नहीं बनेगा?
नहीं, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बाय इनहेरिटेंस पार्टनर नहीं, नहीं उसका शेयर मिलेगा ना। एक्स को जेड कह सकता है कि जितना इसके पापा ने जो भी पैसा लगा रखा वो सब इसको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ तो उसको देना पड़ेगा ना ऑब्वियसली। हिसाब किताब जितना भी उसने पैसा कैपिटल इन्वेस्टेड थी, जो गुडविल थी, जो नाम था, वो सब चीजों का पैसा उसको मिलेगा। और अगर वाई चाहे तो इसको पार्टनर बना भी सकता है, वो तो डिपेंड करता है। क्लियर? नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में तो बन जाते हैं पार्टनर, क्योंकि उनमें एग्रीमेंट होता है यार, इतना तो चलता ही ना। पार्टनर बनते ही तब है जब दो लोगों के बीच में कहीं पे कंसेंसस होता है, अदरवाइज तो वो पार्टनर ही नहीं बनते। ये चीज थी। क्लियर हो गई ये बात? फिर तीसरा राइट अपन ने इसमें क्या पढ़ा? तीसरा राइट अपन ने पढ़ा दैट इज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। क्या पढ़ा? राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस, आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। हमने कहा कि प्रॉपर नोटिस देने के बाद कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है। और प्रॉपर नोटिस क्या था? मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी को किराए पर देते हो, रेंट पे देते हैं अगर हम बिल्डिंग वगैरह, क्या को टेनेंट को क्या कहते हैं कि कम से कम आपको 1 महीना पहले बताना पड़ेगा। 1 महीने की तो सिक्योरिटी लेते हैं, और उनको यही कहते हैं छोड़ने से पहले, खाली करने से पहले आपको 1 मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो सिक्योरिटी है वो हम रिफंड नहीं करेंगे। मैंने स्कूल का भी एग्जाम्पल लिया था, स्कूल में 3 महीने का टीसी का बोलते हैं वो, है ना। वो डिपेंड करता है कि आपके रिलेशन अच्छे हैं तो वो दे दें, अलग बात है। बट रूल्स क्या कहते हैं कि आपको 3 महीने पहले स्कूल के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, है ना, वो करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, एडवोकेट हैं पेरेंट्स तो एक अलग बात है कि काम चल जाए। थोड़े स्कूल वाले भी थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा यार ये गड़बड़ हो जाएगी, इनके साथ पंगा नहीं ले सकते, है ना। कुछ कुछ लोगों को थोड़ा देख के ट्रीट करना पड़ता है। तो समझ में आ गई बात? तो हमने क्या कहा, हर पार्टनर के पास क्या राइट है? किसी को आने से रोकने का और खुद जाने का, किसी को आने से रोकने का और खुद जाने का। एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। ये सब हम पढ़ चुके हैं बहुत, इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूं। एक और पढ़ा था अपन ने, अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रखा है, पार्टनर ने लोन दे रखा है किसको? फर्म को, तो उस पार्टनर का क्या राइट है कि उसको उस पर क्या मिले? इंटरेस्ट मिले। कितना परसेंट से? एग्रीड रेट से। अगर है एग्रीड तो वही, और अगर एग्रीड नहीं है तो 6%। बात समझ में आ गई? जब भी कोई पूछे तो बताना एग्रीड रेट से, बट अगर एग्रीड रेट नहीं है अदरवाइज एट द रेट 6%। और एनम का मतलब क्या है? टाइम कंसिडर होगा। पूरे साल के लिए लोन दिया तो 6% मिलेगा, अगर आपने 6 महीने के लिए लोन दिया तो मल्टीप्लाई बाय 6/12। 10 मंथ्स के लिए दोगे तो 10 मंथ्स का निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? एक अपने क्या हुआ? एग्रीड रेट का मतलब पार्टनर, मान लो 4 पार्टनर, मैंने पार्टनरशिप फर्म को लोन दी, तो यहाँ पे हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि ठीक है कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देगा तो उसको 18% के हिसाब से हम इंटरेस्ट देंगे। तो अब मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 18% के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हमने कोई डिसीजन कुछ डिसाइड नहीं कर रखा तो फिर मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 6%। तो तब लगता है जब पार्टनर्स ने कुछ डिसाइड नहीं कर रखा। बात समझ में आती है? फिर इसके बाद अपन ने बात करी 5th पॉइंट, हमने इसमें कहा था अगर कोई पार्टनर खर्चा करे, कोई पार्टनर ने एक्सपेंसेस क्या करे? इनकर करे, किसके बिहाफ पर? ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो मुझे बताओ क्या उसका राइट है कि उसको रीएम्बर्स किया जाए? यस, उसको रीएम्बर्स करा जाना चाहिए। सबसे पहले पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड। तो अपन ने क्या कहा, ये है क्या? द रिटन एग्रीमेंट। अभी मत लिखना ये सारी चीजें, लिखना चाहो लिख सकते हो। अमंग द पार्टनर्स, रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, बातें नहीं, which contains the
टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड हमने क्या कहा, हमने कहा क्या है ये, रिटर्न एग्रीमेंट। जब पार्टनर्स आपस में क्या करते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं, और जिसमें पार्टनरशिप की क्या लिखी होंगी, टर्म्स। टर्म्स का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, दैट इज शर्तें लिखी है भाई, किस टर्म्स पे हम पार्टनरशिप बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब हमारे पास अगला पार्ट आएगा इसमें, दैट इज कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने कहा पार्टनरशिप डीड में या किसी भी एग्रीमेंट में, डीड हम बोलते हैं एग्रीमेंट को, डीड हम किसको बोलते हैं, एग्रीमेंट। तो हमने कहा किसी भी एग्रीमेंट में सबसे पहले तो कौन पार्टनर मतलब कौन एग्रीमेंट करना चाह रहा है, पार्टी कौन है। तो जैसे टेनेंट होता है तो वहां पे एक लैंडलॉर्ड होता है फर्स्ट पार्टी, और एक टेनेंट होता है सेकंड पार्टी। तो दो पार्टी जिनके बीच में उनकी पूरी डिटेल्स लिखी जाती है, ये नाम है, ये फादर्स नेम है, ये एज है, और ये यहाँ पर रहते हैं, पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सबसे पहले कंटेंट क्या होगा इसके अंदर, अगर हम पार्टनरशिप डीड की बात करें तो पहला कंटेंट होगा नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स। समझ में आ गया ना, किसी भी एग्रीमेंट में यही तो कहेगा सबसे पहले कि इसमें पार्टीज हैं कौन कौन सी, किसके बीच एग्रीमेंट हो रहा है। फिर दूसरा आएगा आपके पास नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। फर्म क्या बोलते हैं, किसको बोल रहे हैं, कलेक्टिवली जिस नाम के अंडर सारे लोग मिलकर काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसको क्या बोलते हैं। तो हमने कहा नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। तो कलेक्टिवली पार्टनर्स को अपन क्या कहते हैं, इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं, और कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हम उनको फर्म कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म का नाम रखेंगे, अगर हम कोई मान लो कल को कोई स्कूल करें या कोई एकेडमी कहीं पे इंस्टीट्यूट चलाएं तो कुछ तो नाम रखेंगे ना उसका। तो अपन ने कहा कि वो नाम बताना है आपको, और वो कहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, वो फर्म कहाँ पर आप ऑपरेट करोगे वो बताना है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होगी, आप बताओगे नेचर ऑफ बिजनेस। ये तो बताना पड़ेगा ना एग्रीमेंट में कि आप बिजनेस किस चीज का करेंगे। नेचर ऑफ बिजनेस बताते हैं कि ये लोग मिलकर ये वाला बिजनेस करने वाले हैं, ट्रेडिंग करेंगे, इन प्रोडक्ट में ट्रेडिंग करेंगे, जो भी करेंगे वो बता दें वो करना क्या। फिर बिजनेस कब से स्टार्ट होगा, एग्रीमेंट में नॉर्मल चीजें, कुछ याद नहीं करना, इसमें रट्टा नहीं मारना कि कहीं पे कुछ पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछना इसमें। कंटेंट ऑफ डेट ऑफ कमेंसमेंट, कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज, दैट इज स्टार्ट करना, स्टार्टेड। तो हमने कहा डेट ऑफ कमेंसमेंट, किस दिन से बिजनेस स्टार्ट किया, ये बताना पड़ेगा। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कैपिटल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद क्या क्या चीजें आएंगी, बहुत कुछ आ सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये नहीं आ सकता। जो आपके जो पार्टनर्स को लगता है कि अच्छा इस बात पर कल को जाके डिस्प्यूट हो सकता है, तो उसको पहले से ही आज एग्रीमेंट में लिख दो। किसी पार्टनर को भाई मेरे को सैलरी चाहिए, तो लिख दो सैलरी कि इस पार्टनर को इतनी सैलरी मिलेगी, उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा, है ना, हर साल कितना इंक्रीमेंट होगा, सब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती हैं, जो भी हमारे दिमाग में आए वो सब हम एग्रीमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन अब जनरल क्या लिखते हैं वो देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे या लेंगे बताओ। पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी होगी तो फर्म उसको उसके ऊपर क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, तो यहां पर देंगे हम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बताओ ड्राइंग किसने निकाली होगी, पार्टनर ने ड्राइंग्स बिजनेस से निकाली होगी, तो फर्म उससे उस पर क्या लेगी, इंटरेस्ट ले। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को तो बताओ क्या उसको हम इंटरेस्ट देंगे, यस। पार्टनर को सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, पार्टनर्स रेम्युनरेशन। यहां तक बात समझ में आई कि पार्टनरशिप डीड क्या है, द रिटन एग्रीमेंट among the partners which contains the
टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स क्या क्या होंगे? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, और किसी भी क्या लिखा होता है सबसे पहले, कौन कौन पार्टी है, तो दैट इज नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। फिर जो कलेक्टिवली किस नाम से वो काम करेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, क्या बिजनेस करेंगे, नेचर बिजनेस, कब से बिजनेस स्टार्ट होगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कैपिटल के सबने कितनी कितनी लगा रखी है, और 5 चीजें ये होती हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स रेम्युनरेशन। यहाँ तक बात समझ में? अब अगला केस है इंपॉर्टेंट कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, या फिर पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसमें इनमें से कोई पर्टिकुलर क्लोज पर या पर्टिकुलर प्रोविजन पर कुछ कह नहीं रखा है। दो बातें समझ में आती हैं। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड मतलब रिटर्न में पार्टनर्स ने एग्रीमेंट ही नहीं किया, पहला केस। दूसरा केस, रिटर्न में एग्रीमेंट तो किया लेकिन उसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिख रखा। रिटर्न में एग्रीमेंट तो किया लेकिन उसमें यह नहीं बता रखा कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे। समझ में आ रही बात? उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट तो किया बट ये नहीं लिखा किसी पार्ट या नहीं देंगे। तो दो केस आए, क्या क्या? इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड और द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन अ पर्टिकुलर प्रोविजन, देन द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर हम किसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करेंगे। और वो क्या कहता है? वो कहता है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बता रखा या रिटर्न एग्रीमेंट ही नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो अपन इसको क्या लेकर चलेंगे? इक्वल लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे इसको? इक्वल। इक्वल का मतलब अगर 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 4 पार्टनर होंगे तो 1:1:1:1। क्लियर है यहां तक? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ देंगे क्या नहीं देंगे? तब नहीं देंगे अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट ही नहीं कर रखा, या रिटर्न एग्रीमेंट कर रखा है बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट नहीं लिखा, तो उस सिचुएशन में हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, नोट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या तो डिसाइडेड होता पहले से, जैसे हमने कहा था 18% पर एनम, तो वो लिखा होता। और अगर नहीं लिखा हुआ या तो उस केस में 6% @ 6% पर। और पार्टनर को रेम्युनरेशन देंगे या नहीं देंगे? ये 5 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चंस में अब आपको आएंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। कल की क्लास ज्यादा परसों की क्लास में हम प्रैक्टिकल पे पहुंच जाएंगे, परसों की क्लास में, ठीक है? तब तक हमारा थोड़ा सा थ्योरी पार्ट रहता है स्टार्टिंग। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? हमने क्या कहा? इफ देर इज नो पार्टनरशिप डीड, और हमने कहा इफ देर इज पार्टनरशिप डीड और the partnership deed is silent on a particular provision, then the provisions of the Indian Partnership Act 1932 सेल। बात समझ में आ गई? क्या कहा कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, तो उस सिचुएशन में अपन कहेंगे कि किसके प्रोविजंस लगेंगे? फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लगेंगे। आगे बात समझ में? फिर अपन ने कहा सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? बताओ। इक्वल। 2 पार्टनर होंगे तो 1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड,
पार्टनर्स सैलरीज या पार्टनर्स रेमनरेशन नॉट अलाउड। पार्टनर को क्या हम कोई सैलरी या कमीशन देंगे? नहीं देंगे। देखो इसका ये फायदा, इसका ये फायदा, कहीं तो यूज कर लें थोड़ा बहुत। अच्छा, फिर अपन ने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट चार्ज, हम नहीं लेंगे। फिर अपन ने बात करी इन पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, इन सब के बारे में एक एक करके बात आएगी अभी आगे। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इसकी एंट्रीज क्या होती हैं, इसका कैसे ट्रीटमेंट, सब आएगा। लेकिन अभी तो बस थ्योरी बेस बना रहे हैं कि अच्छा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं। तो इंटरेस्ट कितना देंगे? एट द रेट पर एनम का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। पूरे साल के लिए लोन दिया तो 6%, अगर कम के लिए दिया तो हम उसको प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। बताओ कोई दिक्कत? तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर मैंने कल आपको एक बात और बताई थी, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। क्या बताया मैंने आपको कल? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। मजा तो आप लोगों को तब आएगा और आप देखना, कंपेयर करके देखना टीचर्स के साथ, जब आप प्रैक्टिकल पे पहुंचेंगे कि तब कैसे पढ़ाते हैं। ये तो थ्योरी है, इसमें क्या है, ये तो सब ऐसे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। ये हमने कहा कि 11th क्लास में अपन सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स पढ़ते थे। यहाँ आ जाता था ग्रोस प्रॉफिट, ये आ जाता था नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट आता था, क्या तो आप इसको बैलेंस शीट में डायरेक्ट ले जाते थे कैपिटल में और यहाँ ले जाके इसको ऐड कर देते थे। क्यों? क्योंकि 11th क्लास में हम क्या पढ़ते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स पढ़ते थे। तो वहां पर ओनर कितने थे? सिंगल ओनर था, और जब एक ही ओनर था तो जितना भी प्रॉफिट कमाया वो सारा का सारा उसी का ही होता था, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने। लेकिन अब हम 12th क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में कितने? 2 या 2 से ज्यादा ओनर होते हैं। तो क्या इस नेट प्रॉफिट को अब क्या डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? यस। तो अभी भी पार्टनरशिप पहले बनता है, ठीक है। पार्टनरशिप के केस में भी यहां तक तो सेम बुक्स बनते हैं। क्या हमें 12th क्लास में ये ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाने हैं? नहीं, ये हम सीख चुके हैं 11th क्लास में। ये पूछेगा भी नहीं, बनाना भी नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन ऐसा दे रखा है जिसमें आपको बच्चे को ये तो समझ में आए जो पढ़ा है वो काम का है। तो आपको ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट सेम बनता है जैसे अपन ने 11th क्लास ऐसे ही बनते हैं। अब अपना यहां से आगे का काम स्टार्ट होता है कि अब अपने को एक अकाउंट जिसका नाम क्या होगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब ही क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या है? किसको डिस्ट्रीब्यूट? जो ये प्रॉफिट कमाया। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो ये प्रॉफिट कमाया। अब सबसे पहले इसके ट्रांसफर की एंट्री की ही बात कर लेता हूं, देख लेते हैं थोड़ी बहुत जर्नल। तो अपन ने बात करी कि पीएनएल अकाउंट का अगर ये नेट प्रॉफिट है तो ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? चलो, इतना तो लेजर में अपन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि साइड वही कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। और वैसे भी डायरेक्ट भी आपने याद कर रखे होंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जब भी कोई प्रॉफिट नेचर का आइटम होता है उसका हमेशा बैलेंस क्या होगा? में आ गई बात। तो ये कौन सा बैलेंस है?
क्रेडिट। तो पीएनएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। जब प्रॉफिट होता है तो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता है, आप लायबिलिटी साइड लिखते हैं, और जब पीएनएल का डेबिट साइड लिखते हैं तो दैट मींस एसेट्स में लिखते हैं तो लॉस है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इस अकाउंट का जो प्रॉफिट है, पीएनएल का प्रॉफिट, वो कौन से अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो अकाउंट्स में ट्रांसफर करने का मतलब राइट ऑफ करना है, खत्म। तो डेबिट को क्रेडिट करते हैं और क्रेडिट को डेबिट करते हैं। तो अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करें। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू। अब प्रॉफिट कौन से अकाउंट में चला गया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो क्रेडिट बैलेंस किसका होगा? जिसमें प्रॉफिट है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? दूसरी बात, पोस्टिंग सबको आती है समझ में? पोस्टिंग में 3 रूल पढ़ते थे अपन। सबसे पहले जो अकाउंट बना रहे, कौन सा बना रहे, उसको देखो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट। तो ये कौन सा हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो पोस्टिंग किस तरफ करेंगे? क्रेडिट साइड करेंगे। बाय क्या लिखेंगे? तो पहली चीज जो ज्यादातर यहाँ पर वो लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, जो कि टेक्निकली गलत है, लिखना चाहिए बाय पीएनएल। समझ में आ गया? चलता है सब कुछ, टीचर करते हैं वो एक अलग बात है, बट टेक्निकली अगर हम देखें तो इसका करेक्ट प्रेजेंटेशन आपके पास बाय पीएनएल। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक एक चीज बताता हूँ, पोस्टिंग से लेकर जर्नल से लेकर लेजर का बैलेंस से लेकर, मैं बार बार रिपीट करता रहूँ। किसी को दिक्कत थी अगर लास्ट क्लास में तो भी वो बता सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, उसके सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, तो पोस्टिंग का पहला रूल यही होता है कि जो अकाउंट बना रहे हैं कि वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट। तो यहाँ पे देखा पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है तो पोस्टिंग उसी तरफ करेंगे। तो क्रेडिट साइड ये हमेशा होती है और ये डेबिट साइड होती है। तो क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे और क्या करेंगे? अपोजिट अकाउंट लिखेंगे। भाई किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? बाय पीएनएल। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? ये नेट प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आती? तो ये आपको समझ में आ गया कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं 12th क्लास में और 11th क्लास में हम क्यों नहीं बना रहे थे, क्योंकि 12th क्लास में हम पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, वहां पर हमारे पास ओनर 2 या 2 से ज्यादा है। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा ओनर हैं तो जो भी नेट प्रॉफिट पीएनएल में आएगा, क्या उसको हमें पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? यस। और फिर उन पार्टनर्स की, रेस्पेक्टिव पार्टनर्स की कैपिटल ऐड करना पड़ेगा। इस वजह से हम क्या बनाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।